टैक्स रिटर्न्स फाइल करना हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है। हालांकि अब प्रोसीजर बहुत आसान हो गया है। बहुत से लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करके वकीलों से ये टैक्स रिटर्न्स भरवाते हैं। मैं ये समझता हूँ ये आपका ज़ाती मामला है और ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए बजाय इसके कि आप किसी वकील से शेयर करें, आप खुद ये काम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत मोटे मोटे तरीके से और आसान तरीके से आपको ये रिटर्न्स सबमिट करना, फाइल करना बता दूं, ताकि आपके जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर जाए। जी हाँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, लेकिन अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत है। कंप्यूटर पे अपना लैपटॉप खोलें, FBR की IRIS 2.0 साइट पे जाएं और वो आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा। उस वक्त आपके पास सिर्फ आपका CNSI कार्ड होना चाहिए ताकि आपका नंबर सही लिख सकें आप। फिर आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फिर आपका रजिस्टर्ड जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो होना चाहिए और आपके घर का एड्रेस होना चाहिए। जो ही आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर है आपके पास ईमेल में आ जाएगा। आप उसके साथ एक पासवर्ड बना लें अपना, और फिर जब भी आप इस साइट पे लॉगिन करेंगे FBR की, आपसे वो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका ID कार्ड नंबर और आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी होम प्रिपरेशन या ग्राउंड प्रिपरेशन ज़्यादा बड़ी बात है। मसलन जब आप अपनी रिटर्न्स फाइल करने के लिए बैठें तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपके पास जो कुछ होना चाहिए वो ये है। आपकी पूरे साल की आमदनी का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, टोटल फिगर आपके पास होनी चाहिए। अगर सैलरी से आमदनी है तो सैलरी और उस पर जितना टैक्स कटा है ये आपके सामने लिखा हुआ होना चाहिए। दीगर आमदनी जितनी भी है, चाहे वो रेंट से आ रही है, चाहे वो किसी और इनकम तरीके से आ रही है, चाहे वो प्रॉफिट्स पे आ रही है, वो सारा डाटा आपके पास आपके सामने होना चाहिए। नंबर 3, आपने जितने टैक्सेस पे किए हैं उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि आपने टोटल कितना पे किया हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज उससे आपको रिबेट मिलेगा। आपकी व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, जितना खर्चा आपका गाड़ी पे आ रहा है पूरे साल में उसको चलाने में, वो डाटा आपके पास होना चाहिए। एक फिगर आपके पास होनी चाहिए कि मुझे इस गाड़ी को चलाने में साल भर में लेट से 3,20,000 रुपए का खर्चा आया। आपने ट्रैवलिंग अगर इस साल के दौरान की है तो आपका उसका डाटा होना चाहिए कि आपका कितना खर्चा आया है। फर्ज करें आप अमेरिका गए हैं तो 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं आया होगा, ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का टोटल आपके पास होना चाहिए, वाटर पे जो खर्चा हुआ है, गैस के बिल्स का टोटल खर्चा, फोन का टोटल खर्चा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल पे जो खर्चा आपका हुआ है, अगर आपका मेडिकल फ्री था उसके बावजूद हो सकता है कुछ दवाएं आपको बाहर से लेनी पड़ी हो, आपके पास टोटल अमाउंट उसका भी होना चाहिए। फिर फंक्शंस गैदरिंग्स आपने जो की हैं उसका खर्चा आपके पास होना चाहिए। ये सब आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में वो आपसे पूछेगा, कंप्यूटर आपसे पूछेगा। इसी तरह डोनेशन और ज़कात वगैरह जितनी आपने दी है प्राइवेटली भी और जो गवर्नमेंट ने काटी है उसका डाटा आपके पास होना चाहिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हर महीने के हिसाब से उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका सालाना एक्सपेंस निकल आएगा। और अगर आपके एक्सपेंस में किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, बेटे ने, बेटी ने या बीवी ने, तो वो भी आप जिक्र कर दीजिए। आप अपनी रिटर्न्स को जितना शफाफ बनाएंगे, जितना फेयर बनाएंगे, उतना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। वो बड़ी फेमस टर्मिनोलॉजी है ना कि मनी ट्रेल क्लियर होनी चाहिए। जी हाँ, तो आइए अब हमने पेज खोल लिया है और सबसे पहले वो आपसे डेफिनेटली सैलरी पूछ रहा है और इसकी डिस्क्रिप्शन में वो कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी और इसका कोड है 1000। आपने इसमें टोटल अमाउंट जो सैलरी से कमाई है वो लिखना है। और आगे वो कह रहा है कि क्या इसमें से कोई अमाउंट ऐसा है जो एग्जेम्प्टेड है टैक्स में से, यानी अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर सैलरी में से टैक्स ऑलरेडी कट चुका है तो वो आप बाद में शो करेंगे। यहां पर आप लिख दें 0 कि नहीं भाई एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसमें से टैक्स कटना है। कंप्यूटर को पता है कि आप कितना टैक्स सैलरी पे दे चुके हैं।
उसके अलावा दूसरा पॉइंट है उसका अलाउंसेस, इंक्लूडिंग फ्लाइंग, सबमरीन या किसी भी किस्म की और अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं। अब अलाउंसेस जनरली तो जो है इनएडमिसिबल होते हैं, तो आप उसे लिख दें कि अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हर फिगर लिखने के बाद आप कैलकुलेट का बटन दबाएं तो वो आपको कैलकुलेशन दे देगा कि जो कुछ आपने लिखा है उसके मुताबिक आपका टैक्स कितना बनता है। अब ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आ जाएं रिसीट्स एंड डिडक्शंस, कि कितना आपसे कट चुका है और कितनी आपको रिसीव हुई है। मसलन कोड है 5000 और हेडिंग है इनकम लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज। जितने भी अदर सोर्सेज हैं आपकी इनकम के, अगर उनसे आपको फायदा हुआ है या नुकसान, उसका जिक्र यहां पे कर दें कि जी टोटल अमाउंट ये है और इसमें से इतना एग्जेम्प्टेड है और इतना एडमिसिबल है फॉर नॉर्मल टैक्स। उसके बाद वो कहता है कि रिसीट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोड 5029। अदर सोर्सेज में वो बता रहा है कि क्या आपके पास कोई बहबूद सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास कोई पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है, क्या कोई शुहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है। अगर इस तरह की कोई चीज है तो वो आप उसका शो कर दें कि आपके पास इतनी इनकम उसमें से आती है। अदर रिसीट्स में भी वो यही कह रहा है कि और कोई तरीका है आपकी आमदनी का, अगर है तो आप उसे शो कर दें। उसके बाद वो पेंशन पूछता है कोड नंबर 5007 पे। आप पेंशन का अमाउंट लिखें 12 से मल्टीप्लाई करके हर महीने का, और फिर आगे लिख दें कि ये एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, तो वहां पे वो जीरो हो जाएगा। उससे अगला पोर्शन है डिडक्टेबल अलाउंसेस का, जिसमें वो ज़कात अंडर सेक्शन 60 कोड 9001 जितनी भी ज़कात आपने साल में दी है वो यहां शो कर दें और उसे इनएडमिसिबल शो कर दें, जाके उस पर वो टैक्स ना लगे। इसके अलावा टैक्स रिडक्शंस और टैक्स चार्ज ऑन बहबूद सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये आप वहां पर शो कर दें अगर आपका कटा है तो। उसके बाद आप टैक्स क्रेडिट्स और डिस्क्रिप्शन टैक्स, ये सारी चीजें कैलकुलेटर खुद ही करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। टैक्स क्रेडिट आपको कितना है, या टैक्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जितना दिया है आपने वो अमाउंट कितना है, आप अमाउंट डालते रहें, कैलकुलेशन वो करता रहेगा। अब आ जाएं आप एडजस्टेबल टैक्स में। एडजस्टेबल टैक्स में भी कैलकुलेशन वो खुद करेगा। रिसीट्स आपने दी हुई हैं, यानी आपने इनकम वगैरह पहले शो कर दी है। अब वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि इसमें से इतना आपका टैक्स कलेक्ट हुआ था और इतना आपने वापस देना है या आपको वापस मिलेगा। इसी तरह मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पे आपने जो टैक्स दिया है वो आप लिख दीजिए कि भाई इतना टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। और इसी तरह आप अगर को बाहर से अगर कोई रेमिटेंस हुई है तो उस पर जो टैक्स कटा है वो आप शो कर दीजिए कि जी मेरे बेटे ने इतने पैसे भेजे थे जिस पे मैंने इतना टैक्स दिया है। नेक्स्ट पोर्शन जो मेन हेडिंग है वो है कैपिटल एसेट्स की, जिसमें वो फिक्स्ड और वो देता है कंप्यूटेशंस जब शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो कंप्यूटेशंस के पैराग्राफ में या हेडिंग में आपको ले जाता है तो सबसे पहले एक बार फिर आपसे इनकम फ्रॉम सैलरी पूछता है कोड 1000। आपने वही इनकम लिखनी है जो पहले आप डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके बाद इनकम लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, वही अमाउंट लिखना है जो आपने पेज 1 पे डिक्लेयर किया था। इससे वो आपको बता देगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है और वो टैक्सेबल उसमें से कितना है, टैक्स चार्जेबल कितना है और नॉर्मल इनकम टैक्स इसमें कितना बनता है, कितनी टैक्स रिडक्शन मिली है आपको, कितनी टैक्स क्रेडिट मिला है आपको, कितना आपका रिफंड बनता है और कितना विदहोल्डिंग टैक्स आप दे चुके हैं और कितना एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी सारा कुछ उसने कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि जनाब अली इस साल आपने मजीद इतने पैसे और देने हैं, जिसे कहते हैं एडमिटेड इनकम टैक्स। और ये कोड आएगा 9203 पे। ये तो हो गई आपकी टैक्स की डिटेल। अब आ जाएं आप पर्सनल एक्सपेंसेस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपके पास सारा डाटा मौजूद होना चाहिए। मसलन वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जी आपने टैक्सेस कितने दिए इस साल के दौरान, आपसे पूछ रहा है व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस की कितना आपका खर्चा हुआ है, आपका ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, फंक्शंस, गैदरिंग, डोनेशन, ज़कात, हाउस होल्ड एक्सपेंस। ये सारा मैंने आपको बताया था कि आपने ये भरने से, फॉर्म भरने से पहले ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए।
अब ये वक्त आ गया है कि आप ये सारी डिटेल यहां पर डाल दें। इनमें से किसी भी चीज पे टैक्स नहीं है और कहीं पे भी कोई डिडक्शन नहीं है। ये आपकी तरफ से डिक्लेरेशन है ताकि उसको एफबीआर को ये पता हो कि भाई आपके अखराजात कितने हैं। अब ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसमें याद रखिए कि आप वो अमाउंट जरूर शो करें जो आप डोमेस्टिक वर्कर्स को सैलरी के तौर पे दे रहे हैं। वो आपका खर्चा है, गोश्त पानी आपका खर्चा है, तो वो जरूर शो करें अपने एक्सपेंसेस में। और कतई इस चीज से परेशान ना हो कि आपने गैदरिंग्स पे कितना खर्च किया है और आपने फंक्शंस पे या आपने ट्रैवलिंग में इतना क्यों खर्च किया। उससे अगला कॉलम इंपॉर्टेंट है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज का। अब एसेट्स में वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, अगर है तो शो कर दें। कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल तकरीबन सबके पास ही होती है। अगर घर, आप घर का बाकायदा अमाउंट शो कर दें कि जी इसकी इस वक्त ये वैल्यू है और ये उसका एड्रेस है। इसके अलावा कोई प्लॉट वगैरह है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, आप वो भी शो कर दें, एड्रेस शो कर दें, अमाउंट शो कर दें। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको गले से आके नहीं पकड़ेगा इसके। लेकिन वो चीज आपके पोजेशन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको गवर्नमेंट से कोई चीज अलॉट हुई है, अभी आपको मिली नहीं है, आप उसे शो कर दें, उसकी अभी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक नेशनल सेविंग सेंटर वगैरह में आपने पेंशन का कोई पैसा रखा हुआ है जिससे आपको कोई आमदनी हुई थी, जो कि आप पहले शो कर चुके हैं, उसे आप यहां पे शो कर दें कि हाँ जी मैंने ये इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद लाइबिलिटीज पे आ जाएं। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, कार लोन लिया है, हाउस बिल्डिंग का कोई लोन है, सोलर लोन है, वो आप शो कर दें लाइबिलिटी में, उससे आपको फायदा ही होगा। फिर वो आपसे मोटर व्हीकल की डिटेल पूछ रहा है तो आप बता दें कि जी मेरे पास सुजुकी है या आल्टो है या जो है लैंड क्रूजर है और उसकी ये कीमत है और इतना मैं उस पर साल पे टैक्स देता हूं। और उसका नाम नंबर भी लिख दें आप व्हीकल का नंबर। फिर आपसे वो प्रेशियस पोजेशंस पूछ रहा है कि आपकी फैमिली में ज्वेलरी वगैरह कितनी है, वो लिख दें। हाउस होल्ड इफेक्ट, फर्नीचर कितने का है, कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे डिक्लेयर करें। एनी अदर एसेट में जो कोड है 7013, अगर कोई एसेट है आपका फॉरेन करेंसी में, आप उसको शो कर दें। मुल्क से बाहर कोई एसेट है तो आप शो कर दें, मुल्क के अंदर जो एसेट है आप शो कर दें। उसके अलावा एंड में आके वो आपको बता देगा, जो भी चीजें आपने लिखी होंगी ना, एंड में वो आपको जवाब दे देगा कि अच्छा जी आपके जो टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान है उसका कोड है 7015, वो आपका शो हो जाएगा। अगर कोई टोटल एसेट्स आपने बाहर डिक्लेयर किए हैं तो उसका कोड है 7019, आपको वो भी शो कर देगा। इसके अलावा अगर कहीं से कोई बारोइंग है आपकी तो वो भी वो आपको शो कर देगा। आपने बता ही दिया है कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है तो वो टोटल लाइबिलिटीज भी शो कर देगा। अब आ जाए आप लास्ट पेज पे, यहां पे वो आपको एक समरी दे रहा है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज के, जिसमें उसने कैलकुलेट किया है कि आपके नेट एसेट्स दिस ईयर कितने हैं, करंट ईयर कितने हैं। और अगली लाइन में वो आपको बता रहा है कि नेट एसेट्स आपके प्रीवियस ईयर कितने थे। और उससे अगला कॉलम है इंक्रीज डिक्रीज का, यानी पिछले साल आपकी लेट से नेट एसेट्स 5 करोड़ रुपए के थे अंदाजन, और इस साल 5 करोड़ 10 लाख के हैं, तो वो आपको इंक्रीज शो कर देगा कि अच्छा जी आपके एसेट्स जो हैं अब 10 लाख रुपए बढ़ गया है। और फिर उसमें इनकम टैक्सेस वगैरह बता देगा कि आपने कितने दिए हैं और कितने लिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, क्या आपने साल भर के दौरान किसी से कोई गिफ्ट्स लिए हैं? बेटे ने, बेटी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है या आपने उनको गिफ्ट दिए हैं? ये दोनों कॉलम ऊपर नीचे हैं, इसलिए इनको गौर से देखें और फिर उसी तरह शो करें। सो इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपको बता देगा। और फिर इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम आएगा जहां के आके सब फंस जाते हैं, और वो होता है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट। यानी आपके इनफ्लो और आउटफ्लो मैच ना करें तो आप फंस जाएंगे। इसको जीरो होना जरूरी है। सो इसलिए जो ही वो आपको गाइडलाइन दे कि आपका अनरिकंसाइल्ड अमाउंट प्लस में है या माइनस में है, तो आप उसको एडजस्ट करें दोबारा ऊपर जाके जो जो आपने डिक्लेरेशंस की हैं। लास्ट कॉलम वो आपसे पूछ रहा है एसेट्स ट्रांसफर्ड, सोल्ड, गिफ्टेड, डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने इस पूरे साल के दौरान बेगम को, बच्चों को कोई भी गिफ्ट्स या कोई एसेट्स ट्रांसफर किए हैं ऑफिशियली ऑन पेपर्स,
उसका अमाउंट यहां जरूर शो कर दें। बिल्कुल एंड में फिर वो आपको कह देगा कि अच्छा जी इतनी पेमेंट आप अगर और कर दें तो आपका अकाउंट सेटल हो जाएगा इस साल का। उसके लिए आप एक बाकायदा चालान फॉर्म प्रिंट करेंगे, किसी भी बैंक में जाके उसको पे करेंगे, बैंकों की लिस्ट एफबीआर ने दी हुई है, वो पे करके वापस आएंगे और अब आप इसको सबमिट कर देंगे रिटर्न्स को। पहले आपने डाटा सेव किया था, प्रिंट लेके आप बैंक गए थे, बैंक में पेमेंट के बाद आपको ईमेल आएगी कि जी हाँ आपके पैसे रिसीव हो गए हैं, और अब आप दोबारा अपना पेज खोलेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। एक बार आप सबमिट कर देंगे, पेमेंट आप पहले कर चुके हैं, तो अब ये रिटर्न्स चेंज नहीं हो सकती। इसलिए जब तक आप पूरी तरह मुतमईन ना हो कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो आ गया है, उस वक्त तक आप डाटे को सेव करते रहें, लेकिन सबमिट मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। हो सकता है मैंने हर सवाल का जवाब ना दिया हो, लेकिन फिर भी जो ही आप अपना पेज खोलेंगे, आप कोड बाय कोड नीचे जाते रहेंगे, तो आपको मेरी बातें याद आती रहेंगी और आप अपना अमाउंट फीड करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।